लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक का नाम है गति के नियम। ठीक है, गति के नियम। और मैंने आपसे कहा कि इसमें हमें सबसे पहले न्यूटन के गति के नियम पढ़ने हैं। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3 नियम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन या रियल लॉ ऑफ मोशन। और थर्ड लॉ ऑफ मोशन या एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लियर? और जब हम तीनों लॉ पढ़ लेंगे फिर इम्पल्स आवेग पढ़ेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट डायमेंशन और क्या क्वेश्चन बनते हैं। फिर मोमेंटम और फिर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये हमारा कंटेंट है। क्लियर? तो मैंने कहा न्यूटन के 3 लॉ के अंदर कल एक पहला लॉ पढ़ा था जो थ्योरेटिकल था, जिसका नाम था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। तो कल मैंने एक वर्ड, पहले इनर्शिया वर्ड क्लियर किया कि जड़त्व का मतलब होता है किसी भी बॉडी की वह प्रॉपर्टी जो उसकी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हो। बात समझ रहे ना? मेरे कहने का मतलब स्टेबल है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रखना चाहती है, और मूवेबल है तो मूवेबल रखना चाहती है। क्लियर? और जो इनर्शिया होता है उसकी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती है, क्योंकि वो कोई भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? और ज्यादा किसका है, कम किसका है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने कंपैरिजन किया है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितनी ज्यादा भारी वस्तु होगी उसकी बोलो हिलाने में, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, बोलो हमें क्या होगा, ज्यादा इनर्शिया की, ज्यादा बल की, बाह्य बल की जरूरत पड़ेगी। बात समझ ना? तो इसका मतलब हुआ कि एक 5 रुपए का कॉइन है और एक 100 रुपए का नोट है, तो ज्यादा इनर्शिया किसका? 5 रुपीज के कॉइन का। बात समझ ना? क्योंकि उसका क्या होगा, इनर्शिया ज्यादा होगा। और फर्स्ट लॉ भी यही कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, की कोई बॉडी मूवेबल है तो मूवेबल रहना चाहती है, और बोलो स्टेबल है तो रेस्ट में, तो रेस्ट में रहना चाहती, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और मैंने आपको इनर्शिया के 3 एग्जांपल बताए, एक स्टेबिलिटी या रेस्ट का बोलो इनर्शिया, एक स्थिर अवस्था का जड़त्व, एक गतिशील अवस्था का जड़त्व, और एक दिशा का जड़त्व। क्लियर? मैंने आपसे कहा कि एक रुकी हुई बस के अचानक चलने पर हमारा कहाँ जाना, पीछे के आगे? पीछे जाना। क्लियर? ये किसका एग्जाम्पल है? बोलो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब स्थिर अवस्था का जड़त्व। क्लियर? कंबल पे या बिस्तर पे लकड़ी से मारने पर धूल मिट्टी के कणों का बाहर निकलना, ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जांपल है। बोलो जैसे आप कंबल पे लट मारते हो, कंबल आगे चली जाती है, धूल मिट्टी के कण और रेस्ट में वही रह जाते हैं, तो बाहर निकल जाते हैं। क्लियर? पेड़ की डाली को हिलाने पर फल फूल का नीचे गिर जाना। ओके, ओके, बात समझ में आई? बोलो। और उसके बाद हमने देखा था गतिशीलता का जड़त्व। गतिशीलता के जड़त्व मैंने क्या एग्जांपल बताए थे आपको, कि चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने पर हमारा आगे की ओर जाना, चलती हुई बस से अचानक बोलो उतरने पर मुंह के बल गिर जाना। क्लियर? और न्यूटन ना कभी फेल हुआ है ना कभी होगा, इसलिए शक करके ट्रायल करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बात समझना? ठीक है? बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आई? बोलो न्यूटन ने बोलो हर चीज कर करके देखा है ना, कैसे ही हवा हवा में बात कर दी, बोलो करके देखा। बात समझना? क्लियर? और दिशा का जड़ तो समझ में आ गया, जैसे हम सीधी रोड पे चढ़ रहे हैं, अचानक मोड़ आता है तो हमारा सीधे की ओर जाना, बोलो वो भी किसका है? बोलो दिशा का जड़त्व। क्लियर? तो आई थिंक बस इतना हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, बोलो कौन सा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, गति हम पढ़ क्या रहे हैं? बोलो पहला कंटेंट लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, जिसमें एक पढ़ा था कल, अब दूसरा गति का बोलो सेकंड नियम। ठीक है, मैंने कहा सेकंड बोलो लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? ओके। और इसी को क्या कहते हैं? बोलो मैंने पहले ही बता दिया, गति का वास्तविक नियम। क्लियर? बोलो वास्तविक नियम। ठीक है, रियल लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन। क्लियर? और इसमें न्यूटन ने न्यूमेरिकल बात करी है। न्यूटन इस लॉ में क्या कहता है कि बोलो किसी भी बॉडी की मोमेंटम में चेंज, संवेग में परिवर्तन की दर जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाह्य बल के इक्वल होता है। क्लियर? यानी क्या कहा है?
बोलो एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सेकंड लॉ क्या है कि बोलो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन, परिवर्तन की दर, क्लियर, बाह्य बल के बराबर, आपसे मेरे को बराबर होती है, क्लियर। यानी क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश में लिखूं तो मैंने कहा चेंज, क्लियर, ऑफ, आपसे मेरे को रेट ऑफ मोमेंटम, क्लियर, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम, बोलो इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर, एक्सटर्नल फोर्स, यही मैंने लिखा ऊपर, यहाँ पर बताया है, क्लियर। और चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होती है, क्लियर। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। अब इसी का हम एनालिसिस करते हैं, क्लियर, ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब है मैंने लिखा F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और P बराबर क्या होता है mv, क्लियर। तो मैंने कहा यहाँ पर लिखूंगा तो बोलो डेल्टा, मैंने कहा mv अपॉन डी टी, क्लियर। मैंने कहा यदि m क्या हो, यदि आपका v क्या हो, नियत यानी कांस्टेंट, क्लियर, ओके, बोलो हो, तो क्या हो जाएगा, बोलो F इज इक्वल टू वी डी एम अपॉन, मतलब डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, क्लियर। या इसी को क्या लिख सकता था, बोलो F वी डी एम अपॉन डी टी, क्लियर। वो सब कुछ डिपेंड ऑन एग्जामिनर कि वो हमें किसी की वेलोसिटी दे दे और मास में चेंज का रेट आपको दे दे तो भी आप F निकाल सकते हो, क्लियर। फिर मैंने कहा आपको कि बोलो यदि क्या हो, बोलो m क्या हो, नियत मतलब कांस्टेंट, क्लियर, बोलो कांस्टेंट हो, क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं, बात समझो ना, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, बोलो f बराबर, बोलो यहाँ पर मैंने लिखा m dv अपॉन dt, क्लियर, तो क्या हो जाएगा m dv अपॉन dt, क्लियर। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो। और मैंने कहा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि a क्या होता है dv अपॉन dt, और बचपन से पढ़ा है चेंज ऑफ रेट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन, क्लियर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण के बराबर होती है। तो इसका मतलब हुआ ये F एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या आ गया ma, तो F बराबर ma जो हम पूरी फिजिक्स में यूज करते हैं वो एक्चुअली क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ है। इसका मतलब मैं ये लिखूं या ये लिखूं एक ही बात है, बात समझ ना। कभी आपको मैं कहूं कहीं पर F बराबर ma यूज करते हैं पूरी फिजिक्स में, वहीं भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन, या F बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एक ही बात है ना, बोलो, क्लियर। और कुछ नहीं कहा जाता तो मास कांस्टेंट ही मानते हैं, तो यही वाला फॉर्मेट आता है। लेकिन मैंने ये क्यों बताया, समझ में आया। अगर एग्जामिनर आपको द्रव्यमान में परिवर्तन की दर आपको कुछ भी दे दे, अरे इतने किलोग्राम पर सेकंड, और आपको वेलोसिटी की वैल्यू दे दे, तो आपको इससे भी फोर्स निकालना आना चाहिए। बहुत सी बार एग्जामों में पूछा गया है, मेरी बात समझ में आए, बोलो, क्लियर। और ये तो है ही है, बोलो आपको F बराबर m है। अब न्यूटन यहाँ पर इस लॉ में क्या कहना चाह रहा था, न्यूटन कहना चाह रहा था पूरी फिजिक्स में किसी भी फील्ड में कोई भी चीज अगर मूवेबल है, अगर कोई भी चीज मूवेबल है, क्लियर, और उसका एक्सीलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, बोलो एक्सीलरेशन निकालना है, तो मेरे नियम से निकाल लो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा नियम क्या है, F बराबर ma। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझना। पूरी फिजिक्स के अंदर जिस फील्ड में कोई भी पार्टिकल मूवेबल है, उस फील्ड में अगर मूवेबल है तो एक्सीलरेशन तो पता लगाना ही पड़ेगा, तो आपको F बराबर ma लगाना है, और F वहां पर वो रखना है जो उस फील्ड का फोर्स है, F वो रखना है जो उस फील्ड का फोर्स है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर बोलो केस फर्स्ट, यदि पार्टिकल, बोलो पार्टिकल, आपसे मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड में, बोलो मूवेबल है, क्लियर। बोलो आपको न्यूटन ने साहब कहा अगर कोई स्टेबल हो तो मेरा सोचना मत, क्योंकि स्टेबल का एक्सीलरेशन नहीं होता है। अगर बॉडी मूवेबल है तो आपको एक्सीलरेशन निकालना तो है बराबर ma करना है, और F की जगह क्या रखना है,
जो इस फील्ड के अंदर बोलो आपसे मेरे को फोर्स है। अब मैंने कहा यदि पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवेबल है तो सीधी सी बात है, कोई भी पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उसमें फोर्स तभी लगेगा, वो चार्ज पार्टिकल होगा। क्या होगा बोलो? चार्ज पार्टिकल है। मेरी बात समझ में आए? बोलो अंडरस्टूड सी बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई मूवेबल बॉडी है तो उसमें फोर्स तभी लगेगा जब वो कैसी हो? चार्ज पार्टिकल है। तो अंडरस्टूड है कि ये पार्टिकल कैसा होगा? चार्ज पार्टिकल होगा। तो मैंने कहा यहाँ पर F बराबर क्या करूंगा? ma, और यहाँ पर F डेफिनेटली बोलो आपका क्या होगा? बोलो QE होगा। और क्या होगा? बोलो QE होगा। जानते हो बोलो आपको? मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूवेबल होता है तो उसमें फोर्स क्या लगता है? F बराबर QE। F बराबर QE। क्लियर? बोलो आपको मैंने कहा ये E है और इसमें कोई भी पार्टिकल अगर ये मूवेबल है, क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब है बोलो मूवेबल है तो उसमें फोर्स क्या लगता है? F बराबर QE। याद है कि नहीं है? बोलो बात समझ में है? तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इस जो भी पार्टिकल है, चाहे वो अल्फा पार्टिकल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, अगर मैं उसका एक्सीलरेशन निकालना चाहता हूँ तो F बराबर ma करना पड़ेगा और F की जगह QE करना पड़ेगा और ये ma करना पड़ेगा और a बराबर QE अपॉन m करना पड़ेगा। अगर आपको E दे रखा, Q दे रखा, M दे रखा तो आपका A निकल जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में? मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ समझ में है? ये कोई भी याद नहीं करने अपने को F बराबर ma कैसे लगाया जाता है और उसका क्या यूज किया जाता है। क्लियर? मैंने कहा आपको नंबर 2, क्लियर? अगर अगर मैंने कहा, ठीक है, बोलो यदि यदि पार्टिकल, बोलो पार्टिकल पार्टिकल बोलो मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड, मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? बोलो गतिशील, क्लियर, गतिशील है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो मैंने कहा F बराबर क्या करूंगा? ma, क्लियर। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड में है, बात समझो ना, ये आपका B है, क्लियर, और कोई भी पार्टिकल है वो कैसे मूवेबल हो रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो FM का मतलब QVB साइन थीटा, क्लियर, ओके। अगर 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 वो बोलो आपसे मेरे को पैरेलल घूम रहा है, परपेंडिकुलर चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, फोर्स तो मैं पता लगा ही लूंगा और फोर्स पता लगा लूंगा तो ma करना है बराबर, और a मुझे पता चल जाएगा। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया? बोलो QVB होगा, QVB साइन थीटा होगा कि हाँ QVB बाई हाफ होगा, वो तो सब कुछ डिपेंड करेगा ना कि कैसे बोलो मूवेबल है। अरे समझे ही समझे? बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं? बोलो QVB साइन थीटा इज इक्वल टू ma, और a पता लगाना होगा तो QVB साइन थीटा बोलो डिवाइड बाई m। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? बोलो पहले QVB से आप निकाल लेंगे और फिर तो m से डिवाइड करके a निकलेगा ना। बात समझ में आए? बोलो क्लियर। क्या किया मैंने? समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड जैसी कोई दुनिया में चीज होती कि नहीं होती है? बोलो क्लियर। इस चैप्टर में हम सारों का सोच रहे हैं, क्लियर। मैंने कहा नंबर 3, क्लियर, बोलो नंबर 3। यहाँ पर मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा सरल आवर्त, ठीक है, गति में, क्लियर, सरल आवर्त गति में मतलब इन, मैंने कहा सिंपल सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्लियर। अच्छा मोशन आ रहा है मतलब गति तो होगी होगी, बोलो क्लियर। और मैंने कहा आपको क्या करूंगा? F बराबर ma, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में F बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स होता है कि नहीं होता? बोलो। और F बराबर क्या होता है? माइनस के एक्स, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं, मुझे a पता लगाना है तो बोलो के एक्स इज इक्वल टू एम ए, और a बराबर के एक्स बोलो अपॉन m, बोलो न्यूमेरिकली मैं सोल्व कर ही लूंगा। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो क्लियर। पहले बताओ F बराबर के एक्स दुनिया में कभी देखा कि नहीं देखा? बोलो। और ऐसी F बराबर के एक्स कब करते हैं? बोलो जब हम बोलो सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं ना, कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहाँ पर इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, क्लियर, समझे ही समझे? बोलो हाँ या ना? F बराबर के एक्स कभी देखा नहीं? ऐसे सरप्राइज नजर से देख रहे हो और देखा है ना? क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर नंबर 4, क्लियर, मैंने कहा आपको ऊर्ध्वाधर गति में, क्लियर, ऊर्ध्वाधर गति में मैंने कहा इन वर्टिकल
बोलो मोशन, ठीक है, इन वर्टिकल मोशन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एफ बराबर एम ए, और एफ की जगह क्या लिख दूंगा, एम जी। तो एम जी बराबर एम ए, इसलिए आपने देखा जब भी आपकी वर्टिकल मोशन होती मैं हमेशा कहता हूँ ए की जगह क्या यूज किया जाएगा, जी यूज किया जाएगा। बात समझ में आए, बोलो क्या यूज किया जाएगा, जी यूज किया जाएगा। क्लियर, बात समझ में आए, बोलो क्लियर। तो आई थिंक ये एफ बराबर एम ए समझ में आया, बोलो आपको एफ बराबर एम ए समझ में आया। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम ही है जो हमारा सबसे ज्यादा काम आता है। क्लियर, नोट करोगे। ठीक है, किया ये नोट, बोलो। ये तो मैंने केवल सोच डेवलप करी है, बाकी आपको ध्यान क्या रखना है, सेकंड लॉ क्या कहता है, एफ एक्सटर्नल बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, या एफ बराबर एम ए, दोनों एक ही चीज है। वो और ये क्या है, सेम है, बात समझ ना। कब क्या यूज करना होता है डिपेंड करता है कि हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। अगर कोई बॉडी स्टेबल होती है तो उसका मोमेंटम कभी नहीं होता है, क्योंकि मोमेंटम का मतलब ही एम पी बराबर एम वी होता है। तो इसका मतलब जब मूवेबल होगी तभी एक्सीलरेशन होगा, तभी मोमेंटम होगा। मेरी बात समझ में आए, बोलो क्लियर।
बात समझ में आए बोलो। अपने आप में सारे क्वेश्चन है बोलो। और कोई इतने टेस्ला, सॉरी इतने, मैंने कहा आपको न्यूटन अपॉन कूलम्ब स्क्वायर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बोलो इतना चार्ज इतने मास वाला मूवेबल है तो उसका एक्सीलरेशन अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको। क्लियर? ये ए क्या है ये ए? हाँ हाँ, एक्सीलरेशन, नॉट ए फॉर एप्पल। बात समझ ना, ये जो मैं ए बता रहा हूँ ये क्या है, ठीक है? व्यवहारिक जीवन में ए जानते हो? कोई भी बाइक कार स्टार्ट करते हो, ये क्या है? ए है। अरे समझे समझे बोलो। अरे जो एकदम आप रेस बढ़ाते हो ना वो क्या ए कोई बॉडी मूवेबल है तो हमेशा होगा क्या? नहीं। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा तब ए जीरो होगा। और समझे समझे बोलो। क्लियर? तो हम जब भी गाड़ी स्टार्ट करते हैं बोलो, जब हमें लगता है कि अब तो बिल्कुल भी रास्ता एकदम बराबर है, कोई ट्रैफिक नहीं, तो हम बिल्कुल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हम गाड़ी चलाते हैं, उस समय ए क्या होता है? जीरो होता है। मेरी बात समझ में? यानी कोई बॉडी मूवेबल है तो ए हो भी सकता है और नहीं भी। बात समझ ना, ए हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर? बात समझ में आए बोलो। ये देखो, ये स्प्रिंग है, इधर ध्यान से समझना। इसमें भी छोड़ दो, ये वाला यही फोर्स लगेगा ना, F बराबर के एक्स। और समझे समझे बोलो। क्लियर? मेरी बात समझ में आए बोलो आपको। क्या? माइनस तो ये बताता है कि जो एसएचएम मोशन होती है उसमें जिधर मोशन होती है उसके अपोजिट फोर्स लगता है। बात समझ ना, जिधर मोशन होती है उसके अपोजिट फोर्स लगता है। बात समझ ना, तभी तो क्या होता है, कोई पार्टिकल जाता है बोलो, बात समझ ना, तो उसका टॉप पर बोलो वेलोसिटी जीरो क्यों हो जाती है? क्योंकि उसमें फोर्स अपोजिट लगता है, और तभी तो एसएचएम मोशन हो पाती है ना। मेरी बात समझ में आए बोलो। डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। और जब डिस्प्लेसमेंट इधर होगा तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। यही तो एसएचएम की खासियत है, और तभी तो एसएचएम में यू ही हो पाएगा ना। मेरी बात समझ में आए बोलो। क्लियर? पूरा टॉपिक है, इस नजर से क्या देख रहे हो? अरे एसएचएम पूरा अपना क्या है? टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अपना एक टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अपना टॉपिक है। ये तो मैं आपको एफ बराबर एम ए को यहाँ पर आपको माइंड डेवलप कर रहा हूँ कि एफ बराबर एम ए कहाँ कहाँ यूज लिया जा सकता है। बात समझ, अगर आपको कभी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दे और इतना डिस्प्लेस किया है, बात समझ ना, ये मास उसका लटका हुआ है, तो बताओ वहां पर एसिलेशन कितना हुआ? तो एफ बोलो कैसे निकालोगे? एफ बराबर एम ए करोगे और एफ की जगह क्या करोगे? के एक्स करोगे, और जो जे की चीजें उनको पुटअप करके ए निकाल लोगे।
वो मैं आपको बता रहा हूँ। या आपको कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज पार्टिकल है, बोलो इतने एंगल से, इतने वेलोसिटी से बीम में, इतने टेस्ला के बीम में मोशन कर रहा है, तो बताओ उसका एसिलेशन क्या होगा? तो कैसे निकालोगे? एफ बराबर एम ए करोगे, समझ में? और एफ की जगह क्या रखोगे? क्यू भी साइन थीटा से सोल्व करके, और एम को डिवाइड करके ए निकाल लोगे। कोई इतना चार्ज है, इतने बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मोशन कर रहा है, तो आपको पूछा जाए कि उसमें एसिलेशन क्या लगेगा, तो कैसे करोगे? एफ बराबर एम ए करोगे, और एफ की जगह क्या लिखोगे? क्यू ई लिखोगे। ऐसे बता रहा हूं मैं आपको। ये जो केस कर रहा हूं वो एक तरह से क्वेश्चन ही है। मेरी बात समझ में आए बोलो? न्यूटन ने तो खुला बोला एफ बराबर एम ए करना है, जहां भी बॉडी मूवेबल है। एफ क्या रखना है? जो वहां पर फोर्स है, जो फील्ड का फोर्स है। बात समझ में आए? जो फील्ड का फोर्स है। क्लियर? ओके। और वर्टिकल मोशन में तो हम ए की जगह जी यूज करते ही है। ओके। बात समझ में आए बोलो? ओके। तो ये जो मैंने आपको सारा बताया, समझ में आया? एक तरह से ही सारे क्वेश्चंस ही थे। बात समझ ना? क्लियर? जैसे मैंने कहा एक अपन करते हैं। मैंने कहा यदि, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 100, ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है, के विद्युत क्षेत्र में गतिशील है, ठीक है, तो उसका त्वरण होगा। ठीक है? क्या है? इफ, बोलो, वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मूवेबल इन 100 न्यूटन अपॉन कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फाइंड आउट, ठीक है, एसिलरेशन, बोलो यहां पर लिख दूं मैंने ऐसे, एसिलरेशन, ठीक है, ऑन इलेक्ट्रॉन। अब आप जब इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या मास चार्ज वो कुछ देगा? क्या? कुछ नहीं देगा। आपको खुद को पता होना चाहिए। क्लियर? पहले जैसे क्वेश्चन देखा, आप क्या लिखोगे? एफ बराबर एम ए। क्लियर? और इसकी जगह क्या लिखोगे? क्यू ई एम ए। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया? क्यू ई अपॉन एम। अब आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बोलो आपका मास क्या होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। होता है कि नहीं होता? बोलो हाँ या ना? पता होना चाहिए, पड़ोसी को पूछ लोगे। पता होना चाहिए, कोई नहीं देने वाला है। आप सोचो कि वो इतना तो एक्सपेक्ट करता ही है ना आपसे, कि आपको इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये तो पता होना ही चाहिए। अरे बोलो, जगह जगह फिजिक्स में यूज करते हैं। तो बस उसको देना था ई इसने दे दिया 100 न्यूटन अपॉन कूलम। बताओ अब आपको एयर निकालने से कोई रोक सकता है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हुआ ना? क्लियर? ओके। तो मैंने आपसे कहा कि फिर तो क्या है? बोलो कैलकुलेशन है आपका। ए बराबर क्या होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर? और ई कितना दिया? 100। और m कितना है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31। क्लियर?
क्यों सोल्व करूं, ऑप्शन दे के कर लेंगे। और समझे समझे बोलो, क्या कैसे क्या करना हो तो ऑप्शन बताएगा अपने को, बात समझो ना। पहले बताओ, ये जो मैंने बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आएगा ही नहीं आएगा, बोलो। नोट करोगे? यानी ये जितना भी मैंने एनालिसिस किया ये सब एग्जाम के क्वेश्चन ही थे, बोलो। क्लियर? ओके। क्या सर बीच में छोड़ देते हैं? करो सोल्व समझ गए? ओके, मेरी बात समझ में आए बोलो? कैसा फॉर्मूला क्या लगाना है वो डिपेंड करता है क्या दे रखा है। बोलो एफ बराबर एम ए कहीं भी लगा सकते हो, जहां पर बॉडी क्या हो, मूवेबल हो, और आपको ए पता लगाना हो। और एफ की जगह क्या रखोगे वो डिपेंड करता है किस फील्ड में है। बोलो, डिपेंड करता है किस फील्ड में। हम पूरी फिजिक्स में जगह जगह पर एफ बराबर एम ए लगाते हैं। और एफ क्या लगते हैं बोलो? जहां पर हमें, जहां पर फील्ड में जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी है। बात समझ में आए बोलो? क्लियर? तो इसका मतलब न्यूटन की गति का यही नियम सबसे मुख्य नियम है जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट वाला है। क्लियर? आया समझ में बोलो आपको? समझे समझे? अरे सीट मिलेगी, सारे वेराइटी के क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैंने आपको लॉजिक बता दिया, एफ बराबर एम ए या डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, एक ही बात है। एग्जामों में तो ये तक पूछा गया है कि आपको यहाँ पर न्यूटन, ठीक है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, ठीक है, सेकंड नियम आपसे मेरे को होता है, ठीक है। बोलो होता है। पहला, बोलो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ठीक है, एम वी अपॉन टी। दूसरा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए अपॉन टी। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो, डी एम वी अपॉन डी टी। क्लियर? और चौथा आपसे मैंने कहा, ठीक है, यहाँ पर बोलो ए एंड सी बोथ। क्लियर? जरा बताना कौन सा होगा? ए बी सी डी में बताओ कौन सा होगा? कुछ तो वो करेगा ही करेगा, बोलो, बात समझ ना। ठीक है, चलो ऑडियंस बोल। ए वाला किसी का, बी वाला किसी का, सी, डी, अच्छा, डी वाले भी है, ए वाले भी है, सी वाले भी है, बी वाला कोई? बात समझ ना। चलो ये मैं काट देता हूँ। क्लियर? वापस ऑडियंस पोल लेता हूँ। ठीक है, बताओ इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? और न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा अपन ने, बोलो। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्लियर, कि निम्न में से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। क्लियर? तो आपको मैंने पूछा ए वाला, ए वाले का कौन कौन है? अरे हाथ नीचे हो गए, बदल गए हैं। ठीक है, वहां तो मौका थोड़ी होता है, वहां तो आपको टिक कर ही देते, बोलो। क्लियर? बी, सी, डी,
ठीक है, बोलो क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ ना, क्योंकि इसके लिए आप सोचो न्यूटन की सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम मतलब आपसे मैं कह रहा हूं कि एक्चुअली एफ एक्सटर्नल है, वो है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर, बोलो एट टी सेकेंड में क्या कर सकता हूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी टी। हाँ, पी बराबर एम वी होता है, तो मैं इसकी जगह ये रूप भी लिख सकता हूं, डी एम वी अपॉन डी टी। और भाई मुझे कोई बोला थोड़ी है कि एम कांस्टेंट है वी कांस्टेंट है, तब तो यही करूंगा ना। बोलो ये वाला सही नहीं होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया, बोलो ओके, तो सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया बोलो आपको। आया समझ में, बोलो क्या पूछना चाह रहा था मैं आपको। ठीक है, कि आपको कभी कभी बिल्कुल बेसिक चीज कि न्यूटन का सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर बाह्य बल के बराबर होता है, चेंज ऑफ रेट ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स, ये मैंने आपको सेकंड लॉ बताया है। क्लियर, तो इसको फॉलो करेंगे तो बोलो सी आंसर आपका होगा। क्लियर, बात समझ में आए बोलो। न्यूटन ने कितने नियम दिए थे, तीन नियम। तीसरा लॉ क्या है, एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्लियर, यहां पर बोलो क्रिया, मैंने कहा न्यूटन की गति का थर्ड नियम। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने कहा यहां पर न्यूटन्स, ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या है इस थर्ड लॉ का स्टेटमेंट, कि बोलो जो क्रिया होती है, जो एक्शन होता है, उसका मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, किसी भी क्रिया, ठीक है, क्रिया मतलब एक्शन। क्लियर, बोलो का परिमाण, परिमाण, ठीक है, में समान, मैंने कहा इक्वल, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्लियर, मैग्नीट्यूड परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत, मैंने कहा दिशा में विपरीत। क्लियर, दिशा में विपरीत मतलब अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन। क्लियर, बोलो अपोजिट इन डायरेक्शन, क्रिया दिशा में विपरीत, प्रतिक्रिया। क्लियर, प्रतिक्रिया मतलब बोलो रिएक्शन। ठीक है, बोलो रिएक्शन होती है। क्लियर, इसलिए इस लॉ का दूसरा नाम क्या रखा गया, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या रखा गया बोलो, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्लियर, तो आपसे होती है। ठीक है, बोलो क्या लिख रहा हूं, यानी कि F, बोलो ध्यान से समझना, इज इक्वल टू माइनस F2। क्लियर, ये क्या लिखा मैंने, समझ में आया बोलो, कि दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड में सेम है पर डायरेक्शन में अपोजिट है। बोलो ये मैं लिखता हूं तो भी इसी लॉ को बताता है, अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो भी ये इसी लॉ को बताता है। क्लियर, बात समझना, और मैं अगर ये लिखता हूं, क्लियर, तीन रूप लिख रहा हूं, तीनों में से कोई भी दिया जाए तो तीनों किसके हैं बोलो, मैंने कहा आपको न्यूटन की गति के इसी नियम के बोलो है। क्लियर, ओके, तीसरा कौन सा है, ठीक है, बोलो यहां पर तीसरा बता देता हूं, F प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो। समझे नहीं समझे बोलो, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, और वो तभी हो सकता है जब F1 F2 का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट हो। बात समझ में, इधर ध्यान दो, ये लिखूं या कहीं ये लिखा हुआ मिले या कहीं ये लिखा हुआ मिले, ये तीनों ही मैथमेटिकल फॉर्म किसका है, न्यूटन के थर्ड लॉ के। तीनों का मतलब एक है। समझ में आया बोलो, इन तीनों का मतलब क्या है, एक है, कि एक्शन और रिएक्शन मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अपोजिट। क्लियर, और समझे समझे बोलो, तो मैग्नीट्यूड में ये सेम बताया, ये भी सही है,
ये बताया ये भी सही है, और ये वाला फॉर्म बताया ये भी सही है। बात समझ में? और ये तीसरा वाला तभी हो सकता है जब F1 F2 का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, और डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। जैसे एग्जांपल सपोज दैट मैंने आपसे कहा कि F1 है, बोलो ध्यान से समझो, 10 आई कैप है, क्लियर, और मैंने कहा F2 है, वो मैंने कहा 10 माइनस आई कैप है, क्लियर। बताओ F1 प्लस F2 का क्या होगा, जीरो ही होगा, बोलो। ये और ये सेम हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। और सेम हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ इस लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ क्यों कहते हैं, समझ में आया, बोलो। क्लियर। तो मैंने कहा बोलो यहाँ पर इस, बोलो यहाँ पर नोट करके क्या लिखें कि इस नियम, ठीक है, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, ठीक है, नियम, ओके, एक्शन रिएक्शन लो भी कहते हैं, ठीक है, एक्शन, बोलो रिएक्शन लो। मैंने लिखा ही आपको स्टेटमेंट ऐसे ही है, ठीक से ये पता चला, एक्शन रिएक्शन लो, ठीक है, बी कहते हैं, क्लियर। और मैं आपसे कहूं कि इसके एग्जाम्पल बताना एक्शन रिएक्शन लो के, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल तो हमारा चलना, बोलो इसी का है। और समझे समझे, हमारा चलने का क्या है, बोलो इसी का है, क्लियर। इसी तरह से स्विमिंग करते हो, बोलो, और स्विमिंग करते हो, स्विमिंग में मैं अब कैसे करके बताऊं आपको, पानी नहीं है, समझ गए, बोलो। तो मेरे कहने का मतलब, अरे यही होता है ना, एक्शन रिएक्शन होता है, बोलो, क्लियर। ओके, रॉकेट का नोदन है, वो भी इसी पे है, रॉकेट जाती है, फटाके वाली रॉकेट नहीं, बोलो रियल वाली शू, तो पीछे क्या छोड़ती है, बोलो, और बोलो गैस छोड़ती है, तो उतना ही स्पीड से जाती है, जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा, क्लियर। स्विमिंग में भी आप जितना ज्यादा पीछे पैर मारोगे उतना ही आगे जाओगे, और होता है कि नहीं होता, बोलो, क्लियर। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ऐसा लिख दूं, रॉकेट नॉर्दर्न, रॉकेट नॉर्दर्न, ठीक है, बोलो मैंने कहा तैरना, स्केटिंग करना, समझ के बोलो, आपसे मैं करूं कि यूं समझ के बोलो, ओके। चलना एटसेट्रा सब इसी के एग्जाम्पल है, नोट कर लोगे। कौन सा? बॉल को कैच करना, वो तो एक्चुअली क्या होता है कि मोमेंटम का रोल है उसमें, बात समझ ना। मतलब जनरली जब कोच ये सिखाते हैं कि जब भी बॉल को कैच करो तो आप हमेशा यूं पीछे ले जाओ, जिससे क्या होगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी, बात समझ ना, ठीक है। हाँ, शॉट मारना, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन, बात समझ ना, जितना जोर से बैठ के मारोगे उतनी बॉल दूर जाएगी, ठीक है। मतलब एक बॉल यूं कोई ले और एक यूं ले, उसमें बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने टाइम बढ़ा दिया तो वेलोसिटी कम हो गई, तो आपके हाथ में लगेगी नहीं, बात समझ, क्लियर। वॉकिंग, स्विमिंग, रॉकेट, ठीक है। न्यूटन के तीनों नियम के आपको क्वेश्चन सीट में मिलेंगे, थ्योरेटिकल भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, बात समझ रहे हो ना, क्लियर, कि जो हमने पढ़ा है उसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये तीनों समझ में आए, बोलो आपको, ठीक है।
क्या है ये नोट बोलो? तो तीनों लो समझ में आए बोलो आपको? क्लियर? ओके।
ओके, आज हमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के सारे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार करना है। और एग्जाम में जब आता है आपके सामने, तो किसी भी एलिमेंट के 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन में होते हैं, उनको कैसे टिक करेंगे वो अपने को सीखना है। क्लियर? ओके, तो टॉपिक हमारा एप ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, कल हमने एप ब्लॉक एलिमेंट क्या